स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेंडल्स थर्ड लॉ पे है, जिसे कि हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। तो चलिए देखिए आज के लेक्चर में क्या मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया है। स्टूडेंट्स, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम समझे उसके पहले हमें उनके जो पहले के दो लॉ हैं, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको समझना होगा क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन्हीं पे बेस्ड है। तो पहले लॉ में हमने देखा था जब एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए जब दो प्योर होमोजाइगस एलील्स वाले पेरेंट्स को आपस में जब क्रॉस किया जाता है तो जो फर्स्ट प्रोजेनी होती है, यानी कि जो F1 प्रोजेनी है, उसमें उन दोनों ही पेरेंट में से किसी एक के गुण ही वहां पे दिखाई देते हैं। जो दिखाई देता है उसको उन्होंने कहा था डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो नहीं दिखाई देता उसको उन्होंने कहा था रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि हमेशा जब भी ट्रेड्स जब पेरेंट से जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो दोनों पेरेंट में से किसी एक के गुण उस पर्टिकुलर प्रोजेनी में दिखाई देंगे और दूसरे का छुपा हुआ रहेगा, जिसे हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, या जिसको हिंदी में कहते हैं अप्रभावी गुण। तो ये उन्होंने अपने इस लॉ में एक्सप्लेन किया। और इसके बाद था उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो स्टूडेंट देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब F1 प्रोजेनी को F1 के साथ में ही हम जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हमें जो F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलता है प्रोजेनी का या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक का, वो हमें 3:1 का रेशियो मिलता है, जिसमें से कि 3 इन्होंने कहा कि ये डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएंगे और एक जो है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। जो हमारे P1 जो पेरेंट रहे थे उसमें से जो रिसेसिव पेरेंट था, जो F1 प्रोजेनी में नहीं दिखाई दिया, जिसके गुण नहीं दिखाई दिए, वो हमको F2 में दिखाई देते हैं। तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरह से जो हमारे जो गुण हैं पेरेंट से किस तरह से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और उस दौरान वो जीन्स किस तरह से या वो फैक्टर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब भी मियोसिस होगी, जब भी गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स बनने के पहले जब मियोसिस होती है तो उस दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो जीन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में आकर के वो बने तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ में वो ब्लेंडिंग उनकी नहीं होगी, वो मिक्सअप नहीं होता है, उन्होंने ये बोला। तो इसी वजह से जो F1 प्रोजेनी है वहां पे वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक वाला जो एलील था वो डोमिनेंट के साथ ऐसे ही बना रहा, उनका कहना था। और जब गैमेट बने, जब इन्होंने भी आगे जब क्रॉसेस किए, तो ये गैमेट जो है इसमें भी ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग ही बने रहे, और उन्होंने अपनी प्योरिटी को कायम रखा, जिसकी वजह से हमें F2 जनरेशन में रिसेसिव जो कैरेक्टरिस्टिक था उसकी हमको प्योर लाइन मिली। अगर इनमें आपस में अगर मिक्सिंग हो जाती गैमेट बनते टाइम पे, तो हमें किसी भी हाल में जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक के जो यहाँ पे हमें प्योर ड्वार्फ मिले हैं वो नहीं मिलता। उन्होंने इस तरह से उन्होंने जो सेकंड जो उनका लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि किस तरह से जो जीन्स हैं या जो एलील्स हैं या किसी क्रोमोसोम में जो जीन्स का जो सीक्वेंस है वो किस तरह से मियोसिस के दौरान वो रिएक्ट करता है और नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखाई देता है। तो इसके बाद फिर उन्होंने और थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, तो फिर उन्होंने आगे और एनालिसिस किया, इसको थोड़ी सी और टफ बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा जाए कि किस तरह से दो अलग अलग फिनोटिपिक कैरेक्टर वाले अगर पेरेंट्स को आपस में अगर क्रॉस किया जाता है तो उस टाइम पे जब गैमेट बनते हैं तो उस टाइम पे वो फैक्टर्स या वो जीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए वहां पे एक से ज्यादा अगर जीन्स प्रेजेंट है तो वो किस तरह से आगे जाकर के नेक्स्ट प्रोजेनी में शो होंगे। तो उसी को उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू उन्होंने ये दिखाया। तो चलिए अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझते हैं। तो स्टूडेंट, मेंडल के सक्सेस का कारण ही यही था कि उन्होंने एक टाइम में एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के या एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के उन्होंने क्रॉसेस किए, जिसकी वजह से उनको प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मिला, और जिसकी वजह से उनको लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला, या जिसकी वजह से उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो
आगे जाकर के इन्होंने फिर उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जिसमें कि उन्होंने 2 फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। तो इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने जो पी था यानी कि मटर का एक तो शेप लिया, दूसरा उन्होंने जो फिनोटिपिक कैरेक्टर था वो था शीट का कलर, उस बीज का रंग। ओके, तो ये 2 अलग अलग जैसे शेप में उन्होंने एक पेरेंट का एक अलग शेप ले लिया, राउंड शेप ले लिया, और इसी तरह से दूसरे पेरेंट का उन्होंने रिंकल्ड शेप ले लिया, और सीड कलर में एक का येलो ले लिया तो दूसरे का ग्रीन ले लिया, और इस तरह से इन्होंने 2 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले पेरेंट्स को इन्होंने आपस में क्रॉस किया। और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि किस तरह से जो इनको प्रोजेनी मिली उनमें क्या क्या चेंजेस थे और कितनी वैरायटी उनको मिली। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट तो उन्होंने ले लिया येलो राउंड शीट वाले, वो भी प्योर लाइन होमोजाइगस, और दूसरा उन्होंने ले लिया ग्रीन रिंकल्ड शीट, ये भी प्योर लाइन होमोजाइगस। इन्होंने आपस में क्रॉसेस किया, और उसके बाद जो इनको F1 प्रोजेनी मिली उसको इन्होंने फिर F1 के साथ में फिर से सेल्फ क्रॉस किया। तो F1 में तो ऑब्वियस है कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक था उसमें इनको येलो राउंड वाले ही F1 प्रोजेनी में मिले, चाहे उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस था। लेकिन F2 में इनको 4 वेराइटी मिली इनको, जिसमें कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो था ही, साथ ही उसमें हाइब्रिड फॉर्म भी था या रिकॉम्बिनेंट्स भी उनको मिले। तो उसमें क्या था, देखो पहले तो इनको 9 तो इनको मिले येलो एंड राउंड शीट के, दूसरा इनको रिकॉम्बिनेंट मिला येलो एंड रिंकल्ड शीट, इसके 3 मिले। इसी तरह से ग्रीन एंड राउंड शीट के 3 रेशियो में मिला। इसी तरह से ग्रीन एंड रिंकल्ड शीट जो कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था ये 1 के रेशियो में मिला। तो इस तरह से F2 जनरेशन का जो इनका रेशियो था वो था 9:3:3:1। तो चलिए अब इस क्रॉस को हम चेकर बोर्ड की हेल्प से समझ भी ले। तो स्टूडेंट, इन्होंने येलो एंड राउंड शीट के लिए इन्होंने कैपिटल लेटर यूज किया, क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट से पता चला कि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक था, और उसे ग्रीन रिंकल्ड शीट के साथ में क्रॉस किया तो इससे इन्हें पता चला कि ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उनको अपने रिजल्ट जब उन्होंने देखे तो वहां से उनको पता चला कि ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब इन्होंने इन 2 फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में 2 पेरेंट्स को कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया, तो मियोसिस के बाद जो गैमेट्स बने कैपिटल वाई कैपिटल आर एक पेरेंट की बने, और स्मॉल वाई स्मॉल आर दूसरे पेरेंट के बने। और F1 जनरेशन में जो इसका जीनोटाइप था वो था हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर इन्होंने जब F1 जनरेशन को इन्होंने आपस में क्रॉस किया, देखो क्योंकि कैपिटल लेटर इन दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब ये येलो एंड राउंड शीट्स रहे, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वाले F1 जनरेशन में इनको यही वाला P1 पेरेंट के ही गुण यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये तो उनको अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये बात उनको पहले ही क्लियर थी। अब वो जानना चाह रहे थे कि अब ये 2 गुणों वाले यहाँ पे जीन्स, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आपस में कैसे गैमेट बनाएंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं, और हमको क्या कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, और किस तरह से जीन्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ये जानने के लिए उन्होंने F1 को F1 के साथ ही क्रॉस किया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि जो उनको गैमेट्स मिले थे, पहला तो उन्हें एक गैमेट मिला कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर, और दूसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा इन्हें मिला कैपिटल वाई स्मॉल आर, एंड चौथा गैमेट था स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, तो ये एक इसकी इन्होंने F1 जनरेशन में एक तो फीमेल ले ली, एक को इसी में से मेल ले लिया। तो इस तरह से 4 तरह के गैमेट इसमें मिले, इसी तरह से फीमेल में भी 4 तरह के गैमेट मिले। ओके, तो जब ये क्रॉसेस उन्होंने आपस में किए तो आप देखोगे यहाँ भी सेम गैमेट्स हैं। तो जब इन्होंने आपस में क्रॉसेस किए, तो देखो बच्चों ये क्रॉसेस हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप एक दूसरे के साथ में इसको क्रॉस करेंगे तो हमेशा पहले कैपिटल लेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर, उसी पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर का अगर उसमें स्मॉल रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको भी उस पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर के डोमिनेंट के साथ में लिखा जाएगा। ओके, और जब यहाँ पे हम इसका जीनोटाइप लिखेंगे तो पहले जैसे इधर वाला है इसको इसके साथ में क्रॉस करना है, फिर इसको इसके साथ में करना है, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, इसी तरह से हर एक का चलेगा, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, और इसका ऐसे। तो ऐसे ही हर एक का चलता रहेगा, तो उससे आपको यहाँ पे इसका आपको फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों मिल जाएगा। तो देखो जैसे हमने
ये पहला गैमेट है, गैमेट कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो हम पहले कैपिटल लेटर वाले को लिखेंगे, तो वाई लिखेंगे, इसका भी वाई यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल आर ओके। फिर हम इसके साथ में करेंगे, जैसे पहले कैपिटल वाई लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल वाई लिखेंगे, उसके बाद कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, उसके बाद इसकी बारी आती है, तो यहाँ पे फिर हम कैपिटल वाई, इसके बाद ये कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। ये नहीं कि स्मॉल आर आप पहले लिख रहे हो फिर कैपिटल आर बाद में लिख रहे हो, ऐसा नहीं। जो कैपिटल लेटर में जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, तो वो पहले लिखा जाएगा रिसेसिव के पहले, ओके। तो इसी तरह से इसको जब हम इसके साथ में करेंगे तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इस तरह से जीनोटाइप मिल गया। अच्छा, इसका जब हम फिनोटाइप लिखेंगे, फिनोटाइप में हम ये देखेंगे कि क्या उसमें कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अगर कैपिटल लेटर वहां पे है तो कैपिटल लेटर किस फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए लिखा गया है उसका यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। जैसे कैपिटल वाई हमने लिखा है येलो कलर के लिए, तो यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है दोनों ही, तो येलो आ जाएगा। आर हमने लिखा है राउंड कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो यहाँ पे राउंड लिखेंगे। इसी तरह से देखो कैपिटल वाई आ रहा है, स्मॉल वाई भी है लेकिन ये ग्रीन के लिए है, पर हम कैपिटल वाई वाला जो कलर है वो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है ओवर दी स्मॉल वाई और ग्रीन कलर, ओके। इसी तरह से आर फॉर राउंड, येलो राउंड आ गया। इसी तरह से येलो आर फॉर राउंड, फिर यहाँ भी वही आएगा येलो राउंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाले में आप देखेंगे स्मॉल वाई वाई आ रहा है, यानी कि अगर कैपिटल वाई होता तो हम कैपिटल वाई में जो भी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको यहाँ पे लिखते, लेकिन दोनों ही वाई वाई हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर है और आर फॉर राउंड कलर। इसी तरह से यहाँ येलो राउंड आ गया, यहाँ पे ग्रीन आर फॉर राउंड, ओके। तो ऐसे करके हमने ये क्रॉसेस करने हैं। तो जब उन्होंने ये क्रॉसेस किए तो उनको 4 तरह के यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो मिली। एक तो इनको प्योर डोमिनेटिंग येलो राउंड के साथ साथ 8 इनको हेट्रोजाइगस येलो राउंड मिले। येलो रिंकल्ड ये रिकॉम्बिनेंट है, ये 3 के नंबर में मिला। देखो येलो रिंकल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, येलो रिंकल्ड एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये 3 के उसमें मिला नंबर में। इसी तरह से ग्रीन राउंड एक ये है और ये है, तो ये भी 3 के नंबर में। और एक इनको प्योर लाइन रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक की भी मिली, ओके। ये है ग्रीन रिंकल्ड, ओके। तो इस तरह से जो इनका रेशियो था 9:3:3:1 के रेशियो में इनको ये मिला। तो इसके बाद देखो इन्होंने कैसे इसको और एक्सप्लेन किया। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, या मेंडल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया इसका। द अबव रिजल्ट्स वुड बी एक्सपेक्टेड इफ द 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर बिलीव्ड टू बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन दिस एनालिसिस इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन वन कैरेक्टर इज फिक्स्ड द अदर कैरेक्टर एग्जिबिट अ क्लियर 3:1 रेशियो, ओके। तो इससे उनको क्या मिला, इससे उन्होंने ये जाना कि जब 2 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जब हम क्रॉसेस करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि वो आपस में वो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से वो बिहेव करते हैं। और अगर एक कैरेक्टर फिक्स्ड है या एक जीन्स फिक्स्ड है तो ऑब्वियस है कि वो दूसरा कैरेक्टर 3:1 के रेशियो को दिखाएगा। इसका कंक्लूजन रहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने बताया कि जब 2 कैरेक्टर या 2 फिनोटिपिक ट्रेट को लेकर के जब, या यहाँ पे 2 फिनोटिपिक ट्रेट से क्या मतलब है, यानी कि 2 अलग अलग तरह के जीन्स जो अलग अलग जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको दिखाते हो, उनको जब आपस में हम क्रॉसेस करते हैं तो उस तरह के क्रॉसेस में जब गैमेट बनते हैं, कहा उन्होंने, तो उस टाइम पे वो अपना रैंडमली किसी के साथ भी वो अपने पेयरिंग कर सकते हैं, ये कहा। और बिना किसी अपने आप में चेंजेस लाए हुए वो एक दूसरे के साथ में बने रहते हैं और किसी के साथ भी वो पेयरिंग कर सकते हैं उस टाइम पे, किसी भी क्रोमोसोम के साथ में, उनका ये कहना था, ओके। तो जिसकी वजह से हमको जो रिकॉम्बिनेंट मिले वो इस वजह से मिले क्योंकि जो जीन्स थे वो रैंडमली अपने आप से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे जीन्स के इफेक्ट को किसी भी तरह से उसको प्रभाव न डालते हुए उसके ऊपर वो उसके साथ में बने रहे, ये कहने का मतलब था उनका, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस मिले। तो स्टूडेंट, दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या ये हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं तो उसके पहले जो ये जीन्स हैं ये किस तरह से स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं और बिहेव करते हैं।
तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने ये समझा कि किस तरह से जो ऑफस्प्रिंग है या जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें जो भी कॉम्बिनेशंस जो इन ट्रेट्स का जो बनेगा वो सीधे सीधे वो अपने पेरेंटल टाइप नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो वो इस वजह से क्योंकि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ में अशॉर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में पेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स भी मिल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्योंकि जीन्स गैमेट बनते टाइम पे अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसी की वजह से जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें हमको रिकॉम्बिनेंट दिखाई देते हैं। तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो यही इसका सार है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। I hope this lecture will help you in your studies. Thank you.